हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथ ही स्वागत है आप सभी का इस प्रीलिम्स यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स है उसके पीवाईक्यू के बेस्ट एनालिसिस सेशन में। आज के सेशन हम लोग साथ ही बात करेंगे क्यों हम सेशन को लेकर आए हैं, क्योंकि पीवाईक्यू से जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न यहीं से फिर से बनेंगे और आपके अपकमिंग एग्जाम जो प्रीलिम्स एग्जाम्स है उसमें आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसका एक बेस्ट तरीका है कि आप पीवाईक्यू को सिर्फ रटे नहीं, ठीक है, उसको समझते उसको एक्सप्लेन करते हुए उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसके साथ आप चीज़ों को करें। और साथ साथ बता दें कि जो आपको यहाँ पर टारगेट हम दिए थे पीवाईक्यू एनालिसिस कराने के 2012 से लेकर 2023 तक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और साइंस का आपको टारगेट मिल गया, अगले 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और रिवीजन में आप मेन फोकस किस पे रखेंगे? बायोलॉजी पे, ठीक है। उसके क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, उस पर ध्यान रखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम बात करें तो 2012 और 13, ठीक है, 2012-13 का पीवाईक्यू हो गया साइंस सेक्शन का। और अब हम इसके आगे बात करने वाला आज वाले वीडियो में बात करेंगे 2014 और 2015 का। तो इस तरीके से हम अपना पूरा 2023 तक कंप्लीट कर लेंगे। और इसके साथ बता दें कि साथ ही इसको उसका जिसको PDF चाहिए, PDF सेपरेट बना के आपको सेंड कर दिया गया टेलीग्राम चैनल पे, आप ज्वाइन करके वहाँ से इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब बाकी फर्दर जो टेस्ट सीरीज़ है उसको भी स्टार्ट कर दिया गया है, और भी जो आपके डाउट्स हैं उसको कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसको स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कि UPPCS 2014, ठीक है, 2014 के जो भी साइंस के प्रश्न हैं यहाँ सब वो शुरू हो रहा है, उसको देखेंगे। तो पहले यहाँ पे देखेंगे भौतिक विज्ञान से दिया हुआ है क्वेश्चन है कि हम देखेंगे कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है तो कितनी होती है? मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है इस तरीके से, ठीक है, तो उसकी अगर पूरा प्रतिबिंब देखना है तो यहाँ पे जो सामने दर्पण लगा हुआ है वो कितना ऊंचा होना चाहिए मिनिमम, जिससे उसको पूरी प्रतिबिंब को देखा जा सके। तो कह रहा है कि व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4 या ऊंचाई की 2 गुनी। तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्ति की ऊंचाई के आधी। यानी होता है क्या है कि अगर जितना व्यक्ति है, ठीक है, जितना यहाँ पे व्यक्ति है हाइट का, वो उसका पूरा इमेज देखना है तो लगभग जो यहाँ पे दर्पण होना चाहिए वो उससे क्या होना चाहिए, उसकी ऊंचाई के आधा होना चाहिए, ठीक है। तो व्यक्ति की ऊंचाई के जब आधा रहता है तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या अपन बताए कि उसका पूरा इमेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे इसे क्या दिया हुआ है। तो एक्सप्लेनेशन में कह रहा है किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में, कौन से दर्पण में? समतल दर्पण में देखने के लिए समतल दर्पण की जो ऊंचाई है कम से कम वस्तु की आधी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। क्लियर है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। तो जो ध्वनि तरंगे हैं वो आप जानते हैं कि किसमें नहीं चलेगी? तो वैक्यूम में, ठीक है। कह रहा है कि ऑप्शन है सॉलिड, लिक्विड, गैस और वैक्यूम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात में, ठीक है, वैक्यूम हो जाएगा। क्या होता है ध्वनि तरंगों के लिए, इसको जानेंगे। तो ध्वनि तरंगे देखिए सॉलिड, ठीक है ना, लिक्विड, गैस तीनों में चलती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इसकी स्पीड देखें तो किसमें होता है? सॉलिड्स में, ठीक है। जब मॉलिक्यूल एकदम पास पास जिसमें होता है वहाँ पे क्या होता है, इसका स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। और इसी तरीके से जब वैक्यूम में जाएंगे तो क्या होगा, इसका स्पीड कम हो जाएगा या फिर 9 के बराबर हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों में जो स्पीड है उसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते ऑर्डर या घटते क्रम में आप उसको लिखने के लिए तो ध्यान दीजिएगा सबसे ज़्यादा किसमें होता है? सॉलिड में, फिर लिक्विड, फिर गैस में, ठीक है। तो ध्वनि तरंगों का ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठोस, द्रव और गैस में ध्वनि तरंगें चलती हैं क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। निर्वात में अगर हम बात करेंगे तो माध्यम का अभाव होता है, इसलिए ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकते, ठीक है। 2014 का पेपर GS साइंस का हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कृत्रिम उपग्रह है उसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो जो कृत्रिम सैटेलाइट लगती है उसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या बनता है? तो ऑप्शन है कि थर्मोपाइल, सौर सेल, डायनामो या लघु नाभिकीय रिएक्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है सोलर सेल, ठीक है। यहाँ पे सौर सेल है जो वो क्या करता है, कृत्रिम उसमें देता है, ठीक है। तो इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या कह रहा है। ये कृत्रिम उपग्रह जो है विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है, ठीक है। सौर सेल जो सूर्य के प्रकाश से माध्यम से विद्युत ऊर्जा को उत्पादित करता है और इससे क्या करता है, जो उपग्रह है उसको ये कनेक्टिविटी देता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। पीवाईक्यू बार बार देखिए इसलिए फोकस किया जा रहा है कि पीवाईक्यू जब आप एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, सिर्फ आंसर में उसके एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे साथ में, तो वो चीज़ें आपको फर्दर एग्जाम में हेल्प करेगी, क्योंकि इसी ऑप्शन से निकल के फिर फर्दर क्वेश्चन बनते हैं। कई जगह क्वेश्चन इस तरीके से बने हुए हैं और बनते भी हैं, तो इसलिए इस चीज़ को तैयार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है, ठीक है। यानी जो दिया हुआ 3 इसमें विस्फोटक पदार्थ है और एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। पहला करेक्ट आई नाइट्रोटोल्यूमिन, तो ये तो है ही है।
है ना। डाइनाइट्रोटोलिन ग्लिसरीन ये भी है ना। और ये साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राई नाइट्रामीन, ठीक है, ये भी विस्फोटक है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म देखेंगे यहाँ पे विस्फोटक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है यहाँ पे विस्फोटक पदार्थ नहीं है। तो अब अगर अगली बार एग्जाम में पूछे कि ये विस्फोटक पदार्थ अगर दे दे, सिर्फ नाम पूछते कि ये क्या है, जैसे सपोज कीजिए आपको दे दे डाई नाइट्रोग्लिसरीन, पूछे कि ये क्या है, तो उसमें दिया रहेगा विस्फोटक या फिर कोई अन्य ऐसे करके एग्जाम्पल दिया रहेगा। तो आपको देखना रहेगा किन तीनों का नाम याद रखना है, क्योंकि ये PYQ में चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। चलिए, दिया गया है कि विकल्प में नाइट्रोक्लोरोफॉर्म को छोड़कर अन्य सभी विस्फोटक पदार्थ हैं, TNT टाई नाइट्रोटोलिन के शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ये एक विस्फोटक है, लगभग इतनी स्पीड से ये काम करता है। आप देखेंगे दूसरा जो है साइक्लो ट्राइमेथिलीन जो है, ठीक, ये RDX का रासायनिक नाम है। किसका, RDX। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल गया है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि अगर पूछे RDX का रासायनिक नाम तो साइक्लो ट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन, ठीक है। तो या तो ये नाम देख पूछ ले किसका नाम है, तो प्रचलित नाम इसका क्या है, RDX है। इसे प्लास्टिक विस्फोट भी कहा जाता है। क्या कहा था, प्लास्टिक विस्फोट। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि प्लास्टिक विस्फोट किससे कहा जाता है, तो RDX को, ठीक है। इसे USA में साइक्लो नाइट तथा जर्मनी में हेक्सोजन और इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए आप एक बार PYQ में पूछ चुका है, जरूर नहीं कि ये सारी चीज़ें पूछे, बट हाँ RDX से रिलेटेड सारे पॉइंट कि जर्मनी में इसको क्या कहते हैं, क्लेम क्या किस नाम से जाना जाता है, ये सब सारी चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है। इन सब चीज़ों पर हमें भी ध्यान देना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बीमारी का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, स्लीप एनेप्सिया, ठीक है, एप्निया, ठीक है। तो ये एक भयंकर निद्रा दोष है, और इसमें होता क्या है, ये जो बीमारी है ये एक निद्रा दोष के सब पहले तो ये पूछ सकता है कि अगली बार में अगर देखें तो स्लीप एप्निया जो है ये क्या है, तो एक निद्रा दोष है, यानी नींद में लगने वाली बीमारी है। और इस बीमारी में होता क्या है, ये चीज़ देखिए, कह रहा है कि निद्रा में चलते हैं बिना ज्ञान के कि वे क्या कर रहे हैं। जो है नींद रहते हुए उसमें आँखों में खुजली होती रहती है, ठीक है। निद्रा में अगर देखें तो बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है, या फिर नींद में जो तीर से खराटे लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, कि ऑप्शन सी। इस बीमारी में अगर बात करें स्लीप एप्निया बीमारी में निद्रा दोष है, लेकिन इसमें होता क्या है कि जब आप नींद में वो रहते हैं मरीज, ठीक है, तो बार बार थोड़ी देर के लिए उसमें क्या होता है, श्वास बाधित हो जाता है। क्या होता है, श्वास बाधित होता रहता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। स्लीप एप्निया एक भयंकर निद्रा दोष है, ठीक है। इसमें निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए अगर देखें तो श्वास बाधित होता रहता है, जिसके कारण कभी कभी रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है, ठीक है, जो सामान्यतः पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, वृद्धों में, ड्रग नशेड़ियों में, छोटे बच्चों में, केवल महिलाओं में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को एक और तरीके से समझिए पहले, कि अगर सिंपल अगर आपसे पूछ ले कि सेरेब्रल जो पाल्सी है ये क्या है, तो आप बताएंगे कि मस्तिष्क संबंधी विकार है, यानी मस्तिष्क से रिलेटेड विकार है। ये होता किस में है, ये अगर बात करते हैं छोटे बच्चों में होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छोटे बच्चों में ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिएगा एक्सप्लेनेशन में इसके क्या है कि सेरेब्रल पाल्सी जो है एक मस्तिष्क संबंधी विकार है, जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। किसमें, छोटे बच्चों में पाया जाता है, और यह एक प्रकार की मानसिक रुग्णता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस विकार के विकसित होते मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल सेंटर में हुई किसी क्षति के कारण होता है, यानी कोई उसमें पहले से कोई चोट वोट लग जाता है, इस तरीके से चीज़ में ये हो जाती है। ये बीमारी मुख्यतः गर्भधारण, ठीक है, उस समय सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है होने की बच्चे के जन्म के समय और 3 वर्ष की आयु के तक में होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मस्तिष्क थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्रियों में रजो निवृत्ति के पश्चात जो है निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है, यानी एक एज के बाद से किसका इसमें बनना फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। तो प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों देखेंगे आप एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन ये फीमेल क्या है, फीमेल एक हार्मोन है, ठीक है। और ये क्या होता है, रजोनिवृत्ति के बाद से इसका प्रोडक्शन क्या होता है, समाप्त हो जाता है, यानी ये बनना बंद हो जाता है, ठीक है। बाकी टेस्टोस्टेरोन, बाकी अदर प्रोजेस्टेरॉन ये सब जानते हैं, ये हार्मोन है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि महिलाओं में मुख्य हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक। इसमें क्या है कि मादा के द्वितीयक लैंगिक अंगों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, और प्रोजेस्टेरॉन जो गर्भावस्था के बाद महीनों में स्रावित होता है। स्त्रियों में अगर इसकी बात करें तो रजोनिवृत्ति के बाद एस्ट्रोजन, ठीक है, इसका उत्पादन समाप्त हो जाता है, किसका, एस्ट्रोजन का, ठीक। पुरुषों में अगर बात करें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, जो भी टेस्टोस्टेरोन एक ऑप्शन दिया था, तो वो किस में पाया जाता है, पुरुषों में, जो शुक्राणु के निर्माण तथा चलनशीलता के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से नपुंसकता हो सकती है, ठीक है।
तो ये टेस्टोस्टेरोन, बाकी सारे ऑप्शन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट एक प्रयोग में लाई जाती है वह होती है, क्या होती है? तो पाँव से ली गई होती है, अग्रास्त से ली गई होती है, या सीने के वक्षस्थान से ली गई होती है, कि इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अलग अलग तीनों जगह से लगभग ली जाती है। तो ये कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका है उसका ग्राफ्ट है, तो अगर आप हम देखते हैं तो सामान्यतः पैर, सीना, छाती, पेट, हाथ से ये ली जाती है। पैर से स्फेनस नस ली जाती है, ये याद रखिएगा। पैर से क्या लिया जाता है? स्फेनस नस। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सीने से इंटरनल मेमोरी आर्टरीज ली जाती है, और अगर हाथ से रेडियल आर्टरीज ली जाती है। पेट से अगर बात करें तो गैस्ट्रो, ठीक है, गैस्ट्राइल पिप्लोइक, ठीक है, आर्टरीज ली जाती है। तो ये अलग अलग पार्ट से ली जाती है, चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शल्य चिकित्सा से रिलेटेड है, बायोलॉजिकल रिसर्चिंग। बायोलॉजिकल रिसर्चिंग जो क्या है? आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा किसका उपचार किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, घुटने के जोड़ों का, एड़ी के जोड़ों का, नितंब के जोड़ों का, या कशेरुकी जोड़ों का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अगर देखें तो ऑप्शन ए, ठीक है, घुटने के जोड़ों का इससे किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस क्या है कि बायोलॉजिकल रिसर्चिंग, ठीक है, ये शल्य चिकित्सा में यूज होता है। और इसके बारे में, एक्सप्लेनेशन के बारे में अगर हम देखें तो इससे क्या है, बायोलॉजिकल रिसर्चिंग घुटने के जोड़ों का, किसके? घुटने के जोड़ों का उपचार के लिए एक आधुनिक शल्य तकनीक है। इसका विकास अगर हम बात करें तो 1980 के दशक में किया गया था लगभग। क्लियर है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम से आप देख ही रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? क्या होती है? कैथ लैब, ठीक है, कैथ लैब। और हाँ, एक चीज़ बता दें साथियों कि अगर इसका PDF आपको चाहिए तो PDF ऑलरेडी हम टेलीग्राम पर अपडेट कर चुके हैं। आप सेगमेंट वाइज, जैसे एक तो आप PYQ पढ़ते हैं जिसमें सारे के सारे आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि इसमें हम आपको सेगमेंट वाइज, डे वाइज जो करा रहे हैं उसका आपको PDF सेपरेट अलग से दे दिया गया है। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। तो कह रहा है कि किस में होगी? तो पैथोलॉजी विभाग में, शल्य चिकित्सा विभाग में, ठीक है, कार्डियोलॉजी विभाग में, या न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कार्डियोलॉजी विभाग में कहाँ होता है? कार्डियोलॉजी विभाग में होता है। तो अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होती है। इस स्थान पर हृदय रोग से ग्रस्त रोगियों की जो भी बीमारी है उसकी जांच की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये मिलाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक तरफ दिया हुआ है सूची 1, सूची 2, तो विटामिन B12, विटामिन B12 में अगर देखें तो क्या पाया जाता है? तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। ठीक है, सेकंड वाला कोबाल्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन, इसमें सीधे सीधे आपको आयरन मिल जाएगा। क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, पीतल, कॉपर। ठीक है, तो इस तरीके से मैच करेंगे तो ए का दूसरा और बी का चौथा, ए का दूसरा, बी का चौथा आपको मिल जाएगा ऑप्शन ए में। ठीक है, ऑप्शन ए में मिल जाएगा। क्लियर? तो ये नाम याद रखिएगा, अगली बार जब इसमें क्वेश्चन बनेगा तो इसी में से कहीं ना कहीं हेर फेर करके आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर से आपको बता दें कि B12 कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन लोहा, और क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम, पीतल, तांबा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें यहाँ से आपको सही सम्मिलित करके मिल जाती है। अब देखिए, कुछ समुद्री जीव जंतु या कीट इस तरीके से हैं जो अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? ठीक, तो देखते हैं क्या कहते हैं। ऑप्शन क्या? ऑप्शन दिया हुआ है कि फास्फोरेसेंस, ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है? क्या है कि कुछ समुद्री जंतु और कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। जीवधारी द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न होता है, उत्सर्जन होता है, इसमें ये केमिलामिनोनेसिस, ठीक है, एक रूप है, और ये समुद्री कशेरुकी और अकशेरुकी में व्यापक रूप से पाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, आगरा। उससे ये तो यूपी स्पेशल के एक तरफ से क्वेश्चन है, तो लखनऊ में इसका राइट आंसर हो जाएगा। बायोटेक्स में दिया हुआ, इसको आप हम लोग यूपी स्पेशल में पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान या फिर जो भी उत्सव वगैरह है, इन सब की वीडियो अलग सेपरेट यूपी स्पेशल की चल रही है। ठीक है, तो आप जाकर उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। यूपी स्पेशल कंप्लीट आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लेक्चर उसमें आ भी गए हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना जो लखनऊ उत्तर प्रदेश के उसमें सुदूर संवेदन उपयोग के केंद्र में, प्रांगण में यह स्थापित किया गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा देखना नहीं है। इसका दूसरा संस्थान कहाँ पे? एशिया का पहला, जबकि विश्व का दूसरा बायोटेक संस्थान है। लेकिन बस इतना ध्यान रखना कहाँ पर है ये इंपॉर्टेंट। इसके बाद से पारिस्थितिकी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट होगा क्या? 2023
2014, ठीक है। 2014 की अगर हम बात करें, पेपर साइंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीसीएस जो प्रीलिम्स 2015 का पेपर है, ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे। और ये जो दोबारा परीक्षा होती है वो वाला पेपर है, ठीक है। इसका एक बार पेपर कैंसिल होकर वो वाला भी पेपर हुआ है जो कैंसिल हुआ था, लेकिन अब इसको देखेंगे। पहले देखते हैं जो दोबारा पेपर हुआ है, ठीक है। चलिए ये आ गया हम लोग साइंस वाले सेक्शन में। फिर से 2015 का यहाँ से देखते हैं विज्ञान, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि पाइरोमीटर जो है इसका प्रयोग निम्नलिखित में किसको नापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन हमारे पास देखेंगे कि सनस्पॉट को, सौर रेडिएशन को, हवा ताप को, पौधे के तापमान को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सौर रेडिएशन को, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सौर रेडिएशन को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2015 का पेपर, ठीक है, जो एग्ज़ाम होगा था अभी कैंसिल वाला हम लोग अभी करेंगे, ठीक। तो इसमें क्या है, इसका प्रयोग सोलर रेडिएशन के लिए किया जाता है। क्लियर है, तो नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? कौन सा अर्धचालक है? तो प्लास्टिक है नहीं, लकड़ी है नहीं, ठीक है। एल्यूमिनियम, जर्मेनियम का कंपनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जर्मेनियम, ठीक है। तो जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक है। अब इसमें क्या है, ऐसे पदार्थ जो है जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना जो है इस प्रकार से होती है कि इलेक्ट्रॉन का मुक्त, कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं रिक्त पोटर और पुल बन जाता है, अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे दो ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर के रूप में किया जाता है। तो दो इसमें नाम याद रखिएगा कि जर्मेनियम आपका दिया हुआ, उसके साथ साथ क्या है, सिलिकॉन है, ठीक है। क्या है? सिलिकॉन है। इसका दो नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिएगा कि मानव शरीर का तापमान जो है 98.4 फ़ारेनहाइट है, इसका बराबर डिग्री सेल्सियस में कौन सा तापमान होगा, ठीक है। 40 डिग्री, 35, 36 या 32, इसमें क्या होगा? किस तरह पूछ रहा है ये, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। और फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस कितना? 36.89, ठीक है। यहाँ पे लगभग 37 के आसपास है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है कि पानी पीने से कितनी ऊर्जा मिलती है। तो इसमें 0 दिया है, 15, 20, 50 दिया हुआ है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 0। 0 क्यों है कि इसके बारे में देखेंगे। जब 0 कहता है इसको, तो क्या है कि जल पीने से मानव शरीर को 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी, ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी, लेकिन इससे खनिज पदार्थों की प्राप्ति अवश्य होती है। क्या होती है? खनिज पदार्थों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? सारी बीपीसीएस के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं और नो डाउट ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको देखेंगे कि आपके एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन गलत होते थे, वो जरूर एज मिलेंगे और यहाँ सबको फ़ायदा होने वाला है। प्रकाश का प्रकीर्णन ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। प्रकाश का परिक्षेपण, व्यतिकरण और सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का रंग का अन्य रंगों की तुलना में उत्सर्जन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है इसका नीले प्रकाश होने की यहाँ पे उसका कारण है। चूँकि प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के बीच समानुपाती होता है, बैगनी और नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो आपको कल ही वाले क्वेश्चन में बताए थे कि जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बैगनी और नीले का तरंगदैर्घ्य कम होता है, उनका प्रकीर्णन अधिक होगा, इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यहीं पे क्वेश्चन और आपको बता देते हैं कि जो लाल रंग है उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? ज़्यादा होता है, इस वजह से उसका प्रकीर्णन कम होता है। इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? ट्रैफिक लाइट वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट अयस्क है किसका? लोहे का, तांबे का, एल्यूमिनियम का, सोने का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्यूमिनियम का, ठीक है। बॉक्साइट आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम का एक मुख्य क्या है? अयस्क है, ठीक है। इसका उपयोग जो कहाँ किया जाता है? एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क के किया जाता है, ठीक। और इसके अन्य देखेंगे उसके रूप में मुख्यतः गिप्साइट है ना, डैशफोर वगैरह इसमें पाए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे कि रोगियों के दांत देखने के लिए जो दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयोग किया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल, अवतल, समतल या निष्कोणीय। तो राइट आंसर होगा अवतल, क्योंकि कल क्वेश्चन हम लोग किए थे उसमें दिया था कि मेडिकल फील्ड में कौन सा दर्पण यूज़ होता है, तो वहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन करके दिया हुआ था कल वाले सेशन में। और जो लोग इसका पहला सेशन नहीं देखे हैं जिसमें हम बात करते हैं 12, 13, 14 का, इसमें उतर मिला हुआ वीडियो, वो वीडियो जाकर ज़रूर देख लें। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण है जिसके उभरे हुए तल से पॉलिश की हुई होती है, अंतर तल परावर्तक होता है। इसके द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। इस दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सकों के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त कहाँ का उपयोग किया? तो ये इंपॉर्टेंट है, दाढ़ी बनाने में, ठीक है, गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में, ठीक है, सोलर कुकर में होता है। ध्यान दीजिएगा, जो गाड़ियों के साइड मिरर होते हैं वहाँ पे उत्तल रहता है। कौन सा दर्पण आता है? उत्तल दर्पण। इससे कन्फ्यूज ना हो, ये हेडलाइट में लग रहा है और सर्च लाइट में लग रहा है, वहाँ पे जो साइड मिरर होते हैं वहाँ पे उत्तल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। तो जिसको मायोपिया होता है वो क्या करता था? वो नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। जिसमें निकट का अगर दोष है तो इसका मतलब निकट का सही है और दूर का गड़बड़ है। दूर है यानी दूर दृष्टि सही है, तो जो दोष है वो वाला दोष नहीं है,
इसमें थोड़ा सा रिवर्स है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है निकट दृष्टि दोष में। इसमें क्या होता है निकट दृष्टि दोष क्या है कि इसको मायोपिया कहते हैं और इसको अवतल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। इस दोष में जो है नेत्र में गोलक के कुछ बड़े हो जाने या कॉर्निया अथवा लेंस के बीच में अधिक उत्तल हो जाने के कारण फोकस बिंदु जो है रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तब पास की वस्तु तो साफ दिखती है परंतु दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देने लगती है। इसी का अपोजिट दूर दृष्टि को ध्यान में रखिएगा कि दूर में दूर का दिखता है, नज़दीक का नहीं दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिगरेट के धुएं में मुख्य घटक प्रदूषक कौन कौन सा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड निकोटीन, मोनोऑक्साइड बेंजीन, ठीक है, और डाइऑक्सीन बेंजीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका? ऑप्शन सी, मोनोऑक्साइड और बेंजीन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कार्बन जो मोनोऑक्साइड और सिगरेट है इसके धुएं में क्या मिलता है? बेंजीन के साथ ही चीज़ें मिलती हैं। 2015 एग्जाम्स का पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कहाँ पे आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषित सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा आर्सेनिक का प्रदूषण कहाँ है? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसमें आर्सेनिक का सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जो आर्सेनिक की मात्रा है 0.05 mg पर लीटर से अधिक पाई गई है। और आर्सेनिक से ब्लैक फुट नामक रोग होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपकमिंग एग्जाम से फिर से क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। आर्सेनिक से कौन सा रोग होता है? तब ब्लैक फुट रोग होता है। यही फायदा है कि एक्सप्लेनेशन के साथ जब आप करते हैं तो 1-2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलता है और फर्दर वहीं से क्या होता है आपको दूसरे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कांसा जो मिश्र धातु है किसका किसका एलॉय है या मिश्र धातु है? तो कॉपर टिन, ठीक है, कॉपर सिल्वर, कॉपर जिंक, कॉपर और लेड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर और टिन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें इसके कंपोजिशन में तो देखेंगे कि इसके निर्माण में 88% तांबा और टिन लगभग 12% प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनी अनिवार्य कर दिया था? उस टाइम करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बना था, तो ब्राज़ील, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राज़ील। करंट अफेयर क्वेश्चन था तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा तना है? इंपॉर्टेंट लगाइए। पादप हार्मोन से या पादप प्लांट फिजियोलॉजी से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, खासकर प्लांट के डिजीज़ के बारे में, प्लांट्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में क्वेश्चन देखने को मिलता है। पूछ रहा है कौन सा तना है? तो सलजम, गाजर, अदरक, शकरकंद। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अदरक जो है, जिंजर जो है यहाँ पे क्या है? एक तने का उदाहरण है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि प्रकंद मोटा फैला हुआ भूमिगत तना होता है। इसमें कक्षस्य और अग्रस्य कलिकाएँ भी पाई जाती हैं और ये तना शाखायुक्त तथा शाखारहित भी हो सकता है। इस प्रकार का भूमिगत तना हल्दी, अदरक, केला, फर्न आदि पौधों में पाया जाता है। प्रकंद भूमिगत तने का एक रूप होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या करने हमें ध्यान में रखने हैं? हल्दी, अदरक और कला, केला और फर्न का एग्जाम्पल हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुनैन जो है, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? जड़, बीज, फल या छाल? तो सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है कुनैन, ठीक है। और ये किस चीज़ की दवाई के बारे में बनता है, ठीक है, तो इसके बारे में भी जानते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है कुनैन एक प्राकृतिक तरीके से श्वेत क्रिस्टलाइन एल्कलॉइड है। इसमें ज्वर रोधी, मलेरिया रोधी, दर्दनाशक और इस तरह के गुण होते हैं और इसमें ये इन सब बीमारियों में ये यूज़ होता है, ठीक है। और इसका कहाँ से इसका बनता है? तो उसमें देखेंगे मलेरिया रोधी दवा के निर्माण में इसका मेनली यूज़ होता है और इसके छाल का प्रयोग किया जाता है। किसके छाल का प्रयोग किया जाता है? नेक्स्ट इसी तरीके का क्वेश्चन है कि लौंग क्या है? तो देखेंगे तने की गांठ, जड़ की गांठें, पत्तियाँ या सूखे फूल। तो इसका राइट आंसर है ड्राइड फ्लावर्स हैं ये। लौंग क्या है? ड्राइड फ्लावर्स है, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं जानने के लिए, लेकिन थोड़ा सा इसको बस सीधे आने की भारत के किस फील्ड में ये मिलता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट तमिलनाडु और केरल, इसके शीर्ष उत्पादक राज्य वैश्विक स्तर पर इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। और ये गरम मसाले के एक प्राकृतिक रूप में इसको यूज किया जाता है। सूखे पुष्प और कलिकाओं के वाष्पों द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से पादप हार्मोन है? कौन सा पादप हार्मोन है? तो इंसुलिन, ईस्ट्रोजन, ठीक है, और थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। अब यहाँ पे फिर से एक बार आपको बता दें कि पादप जितने हार्मोन हैं उनके अलग अलग नाम आप एक जगह नोट्स बना कर जरूर नोट कर लीजिएगा। इसमें एक साइटोकाइनिन भी होगा, उनका वर्क क्या है, उनके काम क्या क्या है, वो सब भी एक जगह पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अपने हमने जो आपको नोट्स दे रखा है उसमें वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। साइंस का जो क्रिप्स नोट्स है, ठीक है, क्रिप्स नोट्स जो रिवीजन के लिए हमने आपको दिया है उसमें सारी चीज़ें हैं, वहाँ से PDF लेकर आप पढ़ सकते हैं। तो साइटोकाइनिन क्षारीय प्रकृति का पादप हार्मोन है और ये काइनेटीन संश्लेषित साइटोकाइनिन, ठीक है। और इसके बात करेगा तो पादप के जड़ों और सिरों पर होता है जहाँ पर कोशिका का विभाजन होता है। तो कोशिका विभाजन बीजों का अंकुरण को प्रेरित करता है। तो इसका काम अभी हम कहना काम इसका याद रखना है।
तो इसके काम क्या है, कोश का विभाजन करके अंकुरण को प्रेरित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ पौधे में जाइलम का मुख्यतः जिम्मेदार। जाइलम क्या करता है, तो जाइलम और फाइलम दो नाम आते हैं, इन दोनों को याद रखिएगा। जाइलम जौ से जल, फाइलम से फल, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ठीक से याद करेंगे, कई बार कन्फ्यूजन हो सकता है। तो पेड़ पौधे में जाइलम का मुख्य काम क्या, आहार वहन करने के लिए बिल्कुल नहीं, एमिनो एसिड वहन करना नहीं, जल के वहन करने के लिए, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन वहन करने के लिए भी काम इसका मुख्य नहीं है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हूँ, क्या मैं कहने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा कि जाइलम और फाइलम, जाइलम जो है जल के वहन के लिए और फाइलम आहार वहन करने के लिए, जैसे जाइलम का यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जिसके इसमें से बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। निम्न प्रजाति में कौन सी जो प्रजाति है जो दांत वाली वेलों में विशालता में, तो फिंगबैक वेल, ब्लू वेल, स्पर्म वेल या हम्प बैक वेल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्पर्म वेल। स्पर्म वेल जो है आप देखेंगे दांत वाली वेलों में सबसे बड़ी ये पाई जाती है। तो ये देखिए स्पर्म वेल दांत वाली वेलों में विशालता में, वयस्क नर और सतर लंबाई 16 मीटर है इसकी, लगभग 52 फीट की होती है और ये एक संकटग्रस्त प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब किसी को डॉक्टर कहता है कि इसको टेट्राप्लेजिया हो गया, टेट्राप्लेजिया, तो इसका मतलब क्या है, उसको किस तरीके से पक्षाघात हुआ है, केवल उसके हाथ के, केवल बाएं हाथ का, दाएं हाथ का, दोनों पैरों का, या फिर दोनों हाथ एवं दोनों पैरों का। तो जब भी डॉक्टर कहे किस तरह की बीमारी का पक्षाघात हुआ है, तो इसका मतलब इसके दोनों हाथ और दोनों पैरों का यहाँ पे क्या हो गया, पक्षाघात हो गया, यानी वो काम करना बंद कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, तो वर्णदाता, रतौंधी, रक्तहीनता, तपेदिक। तो एनीमिया वही ब्लड आयरन की कमी से, जो आयरन की कमी से होने वाला रोग है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एनीमिया। ठीक है, एनीमिया उसको कहते हैं। और आप देखेंगे यह हीमोग्लोबिन तथा साइटोप्रोटीन का महत्वपूर्ण घटक है, यानी किसमें पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है उसकी वजह क्या है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट, एसीटेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, अगर हम देखेंगे तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, ब्रिक के जो है यानी पेल्विक खनिज लवण कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल का एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं और इससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है और गुर्दे में पथरी कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व बृहद स्तर पर क्षेत्र पर फैल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको सिंपल सी बात है क्या कहते हैं, पैंडेमिक कहते हैं। इस तरह का हम प्रोनाम देख सकते हैं पैंडेमिक के बारे में, तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में कौन सा जल जनित रोग है, तो चेचक, हैजा, मलेरिया, तपेदिक। तो इसमें हैजा, कॉलरा जो है ये क्या है, जल जनित रोग है। कुछ रोग जल जनित हैं, कुछ बैक्टीरियल हैं, कुछ वायरस और फंगस होते हैं। तो इस तरह के इसमें हैजा जो है ये कलरा नामक जीवाणु के कारण होता है, विब्रियो कलरा नाम के बीमारी से, और ये मक्खियों द्वारा फैलता है। ठीक है, इसमें शरीर में जल की कमी हो जाती है और रक्त संचार में धीमा पड़ जाता है, उल्टी दस्त होती है और शरीर का सारा जल निकल जाता है, जिसके कारण प्यास बहुत बढ़ जाती है। तो कोलरा जो हैजा इस तरीके से ये जल जनित रोग है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 Hg है, तो इसमें Hg किसका तात्पर्य, तो सिंपल सी बात है मरकरी का। ठीक है, इसमें मेजर जो होता है Hg किसके लिए रिफर किया जाता है, मरकरी के लिए रिफर किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है, ठंडी में घट जाता है, गर्मी में बढ़ जाता है, ये ना बढ़ता है ना घटता है। ठीक है, जाड़ों में बढ़ जाता है, इसका क्या कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये अपनी जगह पर सेम रहता है, बस एक्सटर्नल जो टेम्परेचर है मानव का वातावरण का उसके अनुसार क्या है, ठंडी गर्म लगती रहती है। ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया का सिर्फ इसको अगर देखते एक्सप्लेन किया हुआ तो बता देते इसको। इसमें क्या है कि ताप को सिर्फ बताया, घटता बढ़ता नहीं, गर्मियों में बढ़ता है होता कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये समतापी प्राणी है मनुष्य जो है, इसमें होता क्या है कि मान लीजिए ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, तो इसका जितना तापमान उतना ही, अगर सराउंडिंग का तापमान जो बढ़ जाएगा तो इसको गर्मी लगने लगेगी, यहाँ अगर घट जाएगा तो ठंडी होने लगेगी, क्योंकि इसका तापमान बाहर जाएगा और बाहर तापमान इसको मिलेगा। तो इसी तरीके का प्रोसेस चलता रहता है, ये फिजिकल ये प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस 15 का लास्ट क्वेश्चन। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है, तो प्लास्टिक है ना, प्लाज्मिड और माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी प्लाज्मिड का। ठीक है, प्लाज्मिड का प्रयोग किसमें होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अब यहाँ फिर से पर्यावरण शुरू हो जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग अगर देखेंगे प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। प्लाज्मिड बैक्टीरिया केंद्र के बाहर पाए जाने वाले एक गोलाकार DNA अणु होता है, इसका प्रयोग वाहक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया 2015 का हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 2015 का जो एग्जाम वाला उसका साइंस का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपको इस सीज़न कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।